A very good morning to all my dear students. So we are meeting after a break of 2 days and I hope आपने ये दोनों दिन enjoy भी किए होंगे और अपनी पढ़ाई भी की होगी, right? We have started chapter 3 of microeconomics and we have completed many important topics like the meaning of demand curve and demand schedule, the types of demand curve and schedule. And then after in our last class, we have completed the determinants of individual demand. 5 points. Number 1, own price of commodity. Number 2, price of related goods. Number 3, income of consumer. Number 4, the taste and preferences of consumer. And number 5, the future expectation. In case anyone is having any doubt up to that part, then you can ask me. Anyone, any confusions up to the completed part? No? All right then. चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम सो दोस स्टूडेंट्स हु हैवंट टेकन एनी क्लास ऑफ डिमांड टिल yet raise your hands beta let me know that you are the student who are taking the first class of economics of this chapter particularly कौन कौन है ऐसा जो इस चैप्टर की पहली क्लास अटेंड कर रहा है आज जिसने अभी तक इस चैप्टर की क्लासेस नहीं ली है Okay, I can see that 6 students are new in today's class, right? Okay, all of you can lower down your hands. सुनिए ध्यान से हम पढ़ रहे हैं माइक्रो का थर्ड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स we have already completed chapter 1 हमने क्या कंप्लीट कर लिया है till yet we have completed chapter 1 और हमने चैप्टर 2 को अभी तक नहीं पढ़ा है आप जब पढ़ने बैठे तो कंफ्यूज मत होइएगा we haven't started chapter number 2 of microeconomics we have directly started chapter 3 of micro और चैप्टर 3 सबसे सिंपल सा चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है डिमांड क्या होती है और डिमांड कैसे अलग अलग चीजों से रिलेटेड होती है जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए फॉर दैट यू कैन गो विद द यूट्यूब क्लासेस अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है यू कैन कॉल मी एनी टाइम ओके अभी देखिए आज का टॉपिक हमारा है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड पूरे चैप्टर में बहुत यूजफुल है 2 मिनट वेट कीजिए yes have a look everyone change in quantity demanded versus change in demand दो अलग अलग बातें हैं क्वांटिटी डिमांडेड हम यूज करते हैं सिर्फ प्राइस के साथ ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हमने 5 डिटर्मिनेंट्स की बात की थी तो हमने पढ़ा था अगर आपको कभी भी ये बोला जाए कि किसी भी कमोडिटी की खुद की प्राइस चेंज हो रही है ओन प्राइस के साथ जब आप डिमांड का रिलेशनशिप स्टडी करने वाले हैं तो उस चेंज इन प्राइस की वजह से आने वाले चेंज को हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इकोनॉमिक्स में चेंज इन इज डिनोटेड बाय डेल्टा डेल्टा से आप उसको डिनोट करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे हम बात करेंगे देखिए क्या लिखा हुआ है whenever the demand for given commodity changes due to change in its own price then such change in demand is known as change in quantity demanded for example if the price for Pepsi changes due to change in own price then such change in demand for Pepsi is known as change in quantity demanded simple सी बात है और जब भी प्राइस के अलावा एनी अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर कमोडिटी तो हम कहेंगे चेंज इन डिमांड प्राइस सबसे स्पेशल है तो स्पेशल है तो उससे जो आएगा चेंज उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे प्राइस के अलावा बचे हुए जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से किसी की भी वजह से चेंज आएगा तो हम उसको कहेंगे चेंज इन डिमांड हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर whenever demand for given commodity changes due to change in factors other than price such change in demand is known as change in demand यानी ये सिंपल चेंज इन डिमांड है अगर प्राइस की वजह से आया तो यू हैव टू राइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर प्राइस के अलावा किसी भी अदर फैक्टर्स की वजह से आया यू हैव टू राइट चेंज इन डिमांड किसी भी अदर फैक्टर की वजह से आया तो व्हाट यू हैव टू राइट चेंज इन डिमांड हैव अ लुक
If the demand for Pepsi changes due to change in price of Coke, this time own price of commodity is not changing. क्या change हो रहा है? Price of substitute change हो रहा है, right? कोक की प्राइस चेंज हो रही है, तो ऐसे में इसको हम क्या कहेंगे? चेंज इन डिमांड कहेंगे. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अभी हमने सिर्फ एक छोटी सी बात पढ़ी है, वो ये कि कल तक हमने जो डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए उनमें से अगर सिर्फ प्राइस की बात करें तो प्राइस की वजह से चेंज जो आएगा उसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और ओन प्राइस के अलावा जो 4 दूसरे फैक्टर्स थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन, इनकी वजह से जो भी चेंज आता है उसको हम कहते हैं चेंज इन demand. These are the topics that we have completed up to our last class. अब आगे देखिए. Today we have to discuss the determinants of market demand. Market demand क्या थी? सारे बायर्स जो परचेज करना चाहते हैं, है ना, ओवरऑल मार्केट. तो ओवरऑल मार्केट की डिमांड कुछ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है. देखिए जरा कौन कौन से फैक्टर्स हैं. नंबर 1, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. जिस मार्केट की डिमांड की आप स्टडी करने वाले हैं उस मार्केट में पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन में कौन कौन से लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा डिमांड फॉर अ कमोडिटी. फॉर एग्जांपल कोविड-19 ने रूरल एरियाज की या विलेजेस की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया है. क्यों? क्योंकि सबने ही अर्बन टाउन्स को छोड़ के अपने होम विलेज में मूव करने का डिसीजन लिया था लास्ट ईयर. तो जब वो अपने गाँव में चले गए तो सडनली वहां जो शॉप्स है उनमें डिमांड इंक्रीज हो गई. फूड ग्रेन की बात कर लीजिए आप, लोग जब वहां आए तो फूड ग्रेन्स की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज. तो ये कह रहे हैं मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री. अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें, कितनी पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सिंपली मार्केट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो मार्केट डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. सिंपल सा लॉजिक है. पॉपुलेशन इंक्रीज तो डिमांड भी इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. यस लवली, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. हैंड लोअर डाउन कर लिया है क्या? चलिए आगे देखिए. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी आपकी पॉपुलेशन में किस तरीके के लोग रह रहे हैं. अब मैं बात करूं अगर कोटा की, तो कोटा में ज्यादा कौन से लोग हैं? स्टूडेंट कैटेगरी, है ना, स्टूडेंट्स वहां पे ज्यादा है, तो वहां की डिमांड भी वैसी होगी. वहां आप देखिए बुक स्टोर ज्यादा है, हॉस्टल ज्यादा है, पीजीज है और फास्ट फूड कॉर्नर्स है. क्यों? क्योंकि जैसे लोग वैसी ही डिमांड. तो कंपोजिशन के अंदर आता है कि आपकी पॉपुलेशन में किस कैटेगरी के लोग हैं, मेल्स, फीमेल्स, चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, ये सारी चीजें. अगर मार्केट में वुमेन्स ज्यादा है तो वुमेन के आर्टिकल्स की डिमांड ज्यादा होगी. अगर मार्केट में मेन ज्यादा है तो उनके आर्टिकल्स की डिमांड ज्यादा होगी. ठीक है, तो आपको ये सारा पढ़ना है. एक सेकेंड रुक. तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी और साइज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जिस कैटेगरी के लोग आपके पास है उस पे डिपेंड करेगा कि कैसी डिमांड है. ओके, सीजन एंड वेदर, हु विल रीड season and weather? Who will read the point in the class? Yes, Falguni will read. Yes, Falguni, you can unmute and read. Season and weather. The seasonal and weather conditions also affect the market demand for a commodity. For example, during winters, demand for woolen clothes and jackets increases. Whereas market demand for raincoat and umbrellas increases during the rainy season. हाँ देखिए, बिल्कुल क्या कह रहे हैं ये. The season and weather conditions also affect the market demand for the commodity, है ना. सीजन कैसा है, जैसे विंटर्स होगा तो वुलन की डिमांड इंक्रीज होगी, जैकेट्स की डिमांड, और रेनी सीजन है तो रेनकोट और अम्ब्रेलास की डिमांड. तो अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके की चीजों की डिमांड होती है. चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्या कह रहे हैं ये, इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है. इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्विटेबली है, इक्विटेबली का मतलब होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मार्केट में अलग अलग
अलग सेक्टर्स को प्रॉपर इनकम मिल रही है, अलग अलग सेक्टर्स को प्रॉपर इनकम मिल रही है। तो अगर अलग अलग सेक्टर्स को प्रॉपर इनकम मिलेगी, ऐसी कंडीशन में मार्केट में डिमांड ज्यादा रहेगी। और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बाय केस अनइवन है, अनइवन का मतलब ये होता है कि सिर्फ रिच सेक्शन को इनकम मिल रही है, पुअर सेक्शन और पुअर होता जा रहा है। इन सच केस हमारी इकोनॉमी में डिमांड क्या रहेगी? लो रहेगी। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हर सेक्टर जो सोसाइटी का है वो प्रॉपर तरीके से अर्न कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में देयर विल बी मोर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, ऐसी सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में डिमांड लो रहेगी। ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको? इवन डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड हाई रहेगी। क्यों डिमांड हाई रहेगी? क्योंकि ऐसे में सभी लोगों के पास पैसा होगा। किस चीज के लिए पैसा होगा? इकोनॉमी में डिमांड करने के लिए। और अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो ऐसे में लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पुअर पीपल सफर करेंगे, और पुअर सफर करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं हम, डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। मार्केट वाले फैक्टर्स हमने कर लिए हैं, राइट? मार्केट के 3 ही फैक्टर्स थे। 3 फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आए हमने पढ़ा? एक तो साइज ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे सीजन एंड वेदर। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, डिमांड फंक्शन, हु विल रीड डिमांड फंक्शन? अगेन फाल्गुनी, रीड दिस पार्ट। Demand function shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. It can be either with respect to one consumer, individual demand function, or to all the consumers in the market, market demand function. Yes, have a look. What is the meaning of demand function? Demand function basically shows the relationship between quantity demanded of a commodity and the various factors affecting the demand, right? हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड है वो और उस डिमांड को अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप ही डिमांड फंक्शन है। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और उसकी इस इक्वेशन को देखिए। इस डिमांड फंक्शन को हम रीड करते हैं और इसकी इक्वेशन को हम रीड करते हैं। यस, फाल्गुनी इज रीडिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। तब तक आप सभी इसको अपने आप भी पढ़िए जल्दी से। ये जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की इक्वेशन है, Individual demand function. Individual demand function refers to the functional relationship between individual demand and the factors affecting the individual demand. It can be expressed as dx is equals to f px dash pi dash by tf, where dx is equals to demand for a commodity x, p PR is equals to price of related goods. T is equals to taste and preferences. PX, price of the given commodity X. Y, income of the consumer. F, expectation of change in price in future. यस, हैव अ लुक एवरीवन। क्या कह रहे हैं? पहले तो डिमांड फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन लर्न कीजिए। लर्न इट एवरीवन। डिमांड फंक्शन मैं जो लर्न करवा रही हूँ आप उसको लर्न कीजिए। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे इजी डेफिनेशन। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसको डिटरमाइन करने वाले अलग अलग डिटर्मिनेंट्स, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब जैसे डिमांड 2 टाइप्स की है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। जो बच्चे आज ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, बेटा थोड़ा सा वेट करना, हो सकता है कहीं कुछ चीजें आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आ रही है, राइट? क्योंकि टॉपिक्स पिछली क्लास से रिलेटेड है। तो आपको आराम से, जैसे ही हम इस टॉपिक के बाद आगे मूव करेंगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। डिमांड 2 तरीके की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। तो डिमांड फंक्शन भी 2 टाइप्स के। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन? It is the functional relationship between individual demand and the various factors affecting individual demand.
एक इंडिविजुअल पर्सन की जो डिमांड है वो लेंगे और उसको अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स को लेंगे। जब हम आपस में इनको कंपेयर करेंगे तो इनका जो फंक्शनल रिलेशनशिप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिमांड फंक्शन। अब देखिए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की इक्वेशन क्या है? dx is the function of px, dx is the function of px, px क्या था? प्राइस, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y that is income of consumer, T that is taste and preferences and F that is future expectation। ये 5 points हमने determinants of individual demand के अंदर पढ़ा है, right? Determinants of individual demand हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इन 5 factors को डिस्कस किया था। बाकी के बच्चे जो आज न्यू है, बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाली क्लास जरूर से देख लीजिएगा। किसी भी एक इंडिविजुअल बायर की डिमांड 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कमोडिटी की खुद की प्राइस, उस कमोडिटी के कुछ रिलेटेड गुड्स होते हैं उनकी प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इन सब पे डिपेंड करती है इंडिविजुअल डिमांड। तो इसी को डिमांड फंक्शन। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिमांड का रूल है कि जब आप एक फैक्टर को पढ़ रहे हो तो बाकी सब डी को px के साथ पढ़ोगे तो ये चारों कांस्टेंट रहेंगे। हमारी इक्वेशन एक बार कैसी लिखी जाएगी? dx is the function of px, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। फिर दोबारा अगर मैं pr के साथ पढ़ रही हूँ तो बाकी सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? एनीवन, एनी डाउट? किसी को भी कुछ भी पूछना है? यस फाल्गुनी वांट टू आस्क समथिंग। यस बेटा। मैम आपने जो अभी बोला ना कि वो कांस्टेंट हो जाएगा dx इज इक्वल्स में, वापस बोल देना। ये मैंने बताया कि it is the rule that when we are studying one variable, we will have to keep others as constant. Suppose we have written this equation of demand function. अब हम demand for good x is the function of px की बात करेंगे। तो अगर प्राइस चेंज हो रही है तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। हम बाकी सबको उसके साथ साथ चेंज नहीं कर सकते। अगर इनकम चेंज हो रही है तो ये जो रिमेनिंग 4 है ये क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। यानी एट अ मोमेंट हम केवल एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, उस मोमेंट पे बाकी सब कांस्टेंट। क्योंकि आप सोचिए अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है और साथ में कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज हो रही है तो ऐसा नहीं होगा ना कि कंज्यूमर डिमांड कम करे तो फिर हमारा डिमांड का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए एट अ मोमेंट वी कैन चेंज ओनली वन फैक्टर। इज इट ओके? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा? सिंपली मार्केट डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, है ना? मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स, इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? वो मार्केट डिमांड फंक्शन है। अब इसकी इक्वेशन को जरा ऑब्जर्व कीजिए। 5 पॉइंट सेम टू सेम रहेंगे। जो इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं वो मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। dx is the function of px, pr, y, t और f, ये तो सेम टू सेम है। और ये 3 एक्स्ट्रा आ गए मार्केट में, पॉपुलेशन साइज, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 3 एडिशनल फैक्टर्स हो गए। तो टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने हैं डिमांड के? 8 डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से? own price of commodity, price of related goods, income of consumer, taste and preference of consumer, future expectation, price, population size, season and weather, and distribution of income. Anyone, any questions up to this part? हमने चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। यस करण, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या फर्क है मैम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का तो मतलब है आपकी इकोनॉमी में इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, यानी लोगों के पास इनकम कितनी है, रिच और पुअर का गैप कितना है। और इनकम ऑफ पीपल यानी इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों की बात कर रहे हो कि आपकी ये इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट है। इट मींस आपके पास करंट कितनी इनकम है। ज्यादा इनकम है तो आप नॉर्मल गुड्स ज्यादा परचेज करोगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे, और आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम कर दोगे, और इंफीरियर के साथ अपोजिट। तो ये इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट है। लेकिन ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें
तो इकोनॉमी में पूरे पुअर पीपल के पास कितनी इनकम आ रही है, रिच सेक्शन के पास कितनी इनकम आ रही है, ये है मार्केट डिमांड का डिटर्मिनेंट। इज इट ओके? द मोस्ट, ये तो हमने कर लिया। डिमांड शेड्यूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट डिमांड कर्व्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इकोनॉमिक्स में किसी भी कर्व का स्लोप होता है वेरिएबल ऑन y एक्सिस अपॉन वेरिएबल ऑन x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या फिर सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो यहाँ पे प्राइस इज द सेक्रीफाइस जो आप पे करके आ रहे हो, और क्वांटिटी जो हमने किसी कमोडिटी की ली वो गेन है। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा q, सिंपल। ये टॉपिक आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिंपल बस ये देख लो, इतना सा देख लो। ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, यहाँ प्राइस लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी लेते हैं। तो स्लोप क्या रहेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रही हूँ, तो ये चेंज इन प्राइस और ये चेंज इन क्वांटिटी, इनको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास स्लोप आ जाएगा। आगे देखें बेटा, ये क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। आप मान के चलिए जब भी डिमांड वाला चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आइदर इन 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क। क्वेश्चन आना फाइनल है, ठीक है। जब जब ये चैप्टर आएगा तब तब ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। देखिए व्हाट इज इट, लॉ ऑफ डिमांड। आप पहला लॉ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का, सबसे फर्स्ट लॉ। पहले लॉ को पढ़ने का रूल समझिए जब भी आपको, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ है तो आपको पता होना चाहिए। whenever you are reading any law, सबसे पहले आपको लिखना होता है उस लॉ का स्टेटमेंट। कभी भी लॉ का मीनिंग नहीं होता है, लॉ की होती है स्टेटमेंट। क्या होती है? स्टेटमेंट। तो आप ये नहीं लिखेंगे लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, नो, हमें लिखना है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, ये बताता है, इसका मतलब नहीं है कुछ, ये बता रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट के बाद हमें लिखने होते हैं अजम्पशंस। हर लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो हम लिखते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ। फिर हम बनाते हैं टेबल एंड डायग्राम फॉर द लॉ, उस टेबल एंड डायग्राम का दे देते हैं एक्सप्लेनेशन, और फिर लास्ट में लिखते हैं एक्सेप्शंस। ये 4 चीजें जरूरी होती है। क्या क्या? नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, नंबर 2 assumptions ऑफ द लॉ, यही सीक्वेंस रखनी होती है। नंबर 3 द टेबल एंड डायग्राम फॉर द लॉ, नंबर 4 एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। क्या क्या होते हैं अभी समझते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे इजी लॉ, सबसे ज्यादा इजी। देखिए जरा स्क्रीन पे, आप में से भी कोई एक बच्चा बता देगा मुझे, चलिए हु विल एक्सप्लेन। आप में से एक बच्चा रीड करके समझा दीजिए, आराम से समझ, हीरो बन जाएंगे आप क्लास के। कौन बनना चाहता है? फाल्गुनी, और बस एक ही बच्चा? बाकी बच्चे क्या करते हैं, पहले रीड करके देखते हैं कि हमें लग रहा है कि हम समझा पाएंगे तब तो समझाएंगे, वरना नहीं। बेटा आपकी क्लास है, ओपन अप हो जाइए, अपने क्लासमेट्स के साथ ओपन अप हो जाइए। जल्दी जल्दी, रेज योर हैंड्स, बी क्विक। कौन कौन समझा सकता है? मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए हम फर्स्ट चांस फाल्गुनी को ही देते हैं। यस बेटा। Law of demand. In our daily life, it is normally observed that decrease in price of commodity leads to increase in its demand. मैम ये बोल रहा है कि नॉर्मली जब प्राइस डिक्रीज होती है तो अपने आप उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ऐसा बिहेवियर जो होता है वो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द यस बेटा कंटिन्यू। अच्छा फाल्गुनी म्यूट हो गई है, ओके। कीर्ति, यस बेटा सेकंड पार्ट यू एक्सप्लेन। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, Law of demand states the inverse relationship between price and quantity demanded. मैम इसका मतलब है अगर अपने प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, मतलब क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। बिल्कुल सही। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। बट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। और ये जो बाकी फैक्टर्स
कांस्टेंट रखते हैं, इसको कहा जाता है सेट्रस पैरिबस। क्या कहा जाता है? सेट्रस पैरिबस। सेट्रस पैरिबस एक चीज है जो यूज किया जाता है फॉर अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट के लिए। जब भी हमने बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान लिया तो हम वर्ड यूज करते हैं सेट्रस पैरिबस। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट लिखने को कह दे तो आपको लिखना है यहां से लेके यहां तक। सेट्रस पैरिबस नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा। लॉ ऑफ डिमांड कभी भी मीन्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टेट्स। हाईलाइट कर लेना बेटा जी, गलती नहीं होनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, ये बताता है द इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मीन्स नेगेटिव, किसका? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। आप ये भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट when price of a commodity increases the quantity demanded falls and vice versa, keeping other factors constant। ये भी लिखना कंपल्सरी है कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड का एक निक नेम और है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। परचेज से रिलेटेड कंज्यूमर के बिहेवियर को बताने वाला पहला लॉ। अब इसके अजम्पशंस देखिए, बहुत सिंपल अजम्पशंस है। जिनको अभी तक का टॉपिक याद है उनके लिए तो बहुत ही सिंपल। हमने देखिए डिमांड फंक्शन की इक्वेशन लिखी है। मैं आपके सामने मार्केट डिमांड फंक्शन की इक्वेशन लिखने जा रही हूँ। dx is the function of px pr y t e, फिर पॉपुलेशन, उसके बाद सीजन एंड वेदर, एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लॉ ऑफ डिमांड का वैसे देखा जाए तो एक ही अजम्पशन है, उस एक अजम्पशन को बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अजम्पशन क्या है? सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से। अजम्पशन क्या है कि इस प्राइस के अलावा ये सब कुछ कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस के अलावा बाकी सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ हम किसके साथ पढ़ रहे हैं? डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ, इसीलिए हमने इसके आगे लगा दिया है क्यू, क्वांटिटी डिमांडेड लगा दिया। तो अजम्पशन नंबर 1, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट। 2 पॉइंट भी बन सकते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल रिमेन द सेम एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल remain the same. Number 2, income of buyer will remain constant. Yeah, there will be no change in income of buyer. There will be no change in taste and preferences. There will be no change in future expectation. Population will remain constant. Season and weather will remain constant. And distribution of income will remain the same. Basically, ये 3 नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ये 4 तो आने कंपल्सरी है। क्या क्या assumptions? आप तो पहले एक सिंपल सी लाइन लिख दीजिएगा। The main assumption of law of demand is that all the factors other than own price are constant. तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है। While stating the law, we use the phrase keeping other factors constant or ceteris paribus. This phrase is used to cover the following assumptions. कौन कौन से? पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ रहे हैं। Price of substitute will not change. Price of complementary will remain constant. Income will remain the same. There will be no change in expectations of consumer related to future price, and taste and preference will remain the same. क्या आप सबको ये assumptions आ गए? According to me, आपको law of demand का meaning भी याद हो गया होगा और assumptions भी याद हो गए होंगे। टेबल एंड डायग्राम तो आपको ऑलरेडी आती है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ही तो बनाना है। ये एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मैंने लिख दिया, जहां मैंने प्राइस को तो किया है डिक्रीज और क्वांटिटी को किया है इंक्रीज, और मैंने लिख दिया है, बना दिया है एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व। चलिए मुझे वो बच्चे बता दीजिए थम्स अप देके जिनको इजी लगा कि बहुत सिंपल सा लॉ है। वी कैन स्कोर 3 आउट ऑफ 3 और 4 आउट ऑफ 4। जितने भी मार्क्स का पेपर आता है हम आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। राइट, याद तो नहीं करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन तो नहीं करना पड़ेगा, आराम से लिख सकते हैं। व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट? It states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Then you have to write down the assumptions. Price of other goods will remain the same, income will remain the same, taste and preference will not change, and future expectations will remain the same. अब जो बच्चे न्यू हैं, टेबल और डायग्राम देखिए आपको क्या करना है। आपको टेबल के लिए 2 कॉलम लेने, एक साइड लिखना है प्राइस ऑफ गुड एक्स और एक साइड लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स। हम मान रहे हैं कि हम गुड एक्स की स्टडी कर रहे हैं। अब बेटा आपको जो नंबर पसंद है ना वो नंबर पिक कर लो। आपको 7 पसंद है तो यहाँ 7 रख दो,
अब आप ये सोच लो कि आपको या तो 7 के बाद उसको इंक्रीज करते हुए चलना है या डिक्रीज करते हुए चलना है, आपकी जो इच्छा है। मैं यहाँ पे इजीनेस के लिए इसको 2 रख रही हूँ, ठीक है 2। फिर मैं 2 की टेबल चलाती जा रही हूँ, 2 4 6 8, मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। अब प्राइस इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली आपको क्वांटिटी वाली साइड डिक्रीज करना है, तो मैंने लिख दिया 10 8 6 4। प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी डिक्रीज करनी है, बस टेबल बनाते वक्त आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब ये जो आपने लिखा है इसको आपको एक कर्व पे प्रेजेंट कर देना है। Here you will be writing the price and here you will be noting the quantity, and then after you will be having a downward sloping demand curve like this. फिर explanation में क्या लिखेंगे? Simple सी बात, the above table and diagram shows the inverse relationship between price and quantity demanded. क्या लिखेंगे? The above table and diagram shows the inverse relationship, inverse negative relationship किसमें? Price and quantity demanded में. Anyone, any doubt? Can you note down the statement, the assumptions and the table and diagram of law of demand? I guess it's a yes. इसका explanation देखिए. Table 3.33 हमें तो लिखना है the above table and diagram notebook में. Clearly shows that more and more units of a commodity are demanded when price of a commodity falls. यानी price कम होती है तो consumer more and more units की demand करता है, right? अब डिमांड कर्व डी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। अब ये बोल रहे हैं आपने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों रखा है? क्योंकि हर फैक्टर का अलग इन्फ्लुएंस होता है। अगर मैं प्राइस को डिक्रीज कर रही हूँ और उसी टाइम में कंज्यूमर की इनकम को भी डिक्रीज कर देती हूँ तो ऐसे में कंज्यूमर ज्यादा डिमांड नहीं कर पाएगा। तो हमें इकोनॉमिक्स को इजीली करने के लिए, समझने के लिए ये जरूरी है कि बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें। अब लॉ ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। नंबर 1, इनवर्स रिलेशनशिप है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाते टाइम यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट, assumptions, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, और फिर जो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे आगे वो पॉइंट्स क्या है। नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटी बता रहा है कि ऐसा होता है, क्वांटिटीज हमने अज्यूम की है, रियल क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता कि इतना कम होगा, हम अज्यूम करके चलते हैं, तो ये क्वालिटेटिव है सर। नेक्स्ट, कोई रेशियो नहीं बता रहा कि कितना परसेंट, ऐसा नहीं कहा कि प्राइस 10% चेंज होगी तो क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये तो हमें खुद ही देखना है, हमने खुद अपने हिसाब से बना लिया, राइट। नेक्स्ट, वन साइडेड है। अब आप ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्राइस की वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन डिमांड का भी प्राइस पे इन्फ्लुएंस होता है, जो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। डिमांड का प्राइस पे क्या इन्फ्लुएंस होता है वो आप सोच के रखना, आपका आज का टास्क है, दैट यू हैव टू थिंक इन माइंड कि डिमांड का प्राइस पे क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, आप इसको सोच के रखें, हम मिलेंगे कल की क्लास में आगे के टॉपिक